नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंकुर श्रीवास्तव, फैकल्टी इन जिवाजी यूनिवर्सिटी, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन एक्सटेंशन एंड सोशल वर्क। बहुत दिनों से स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि सर आप यूट्यूब पे अपना वीडियो अपलोड करिए और स्टूडेंट्स को जो है आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म से भी गाइड कीजिए अपार्ट फ्रॉम टेकिंग क्लास फ्रॉम ऑनलाइन मोड। सो आगामी एमपीपीएससी की जो परीक्षाएं हैं, जो इस समय प्रायोजित होनी है, अगले सत्र में भी और इस सत्र में भी होनी है, उसमें मेंस को लेके, आंसर राइटिंग को लेके अब मैं अपने अनुभव आप सभी के समक्ष साझा करने वाला हूं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखन के माध्यम से परीक्षा कंडक्ट कराई जाती हैं और स्टूडेंट से अपेक्षा की जाती है कि वो बेहतर से बेहतर आंसर लिखें और अच्छा स्कोर करें। 10 वर्ष जिवाजी विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर के छात्रों को पढ़ाने और उनके मूल्यांकन करने के अनुभव के बाद, इसके अतिरिक्त इग्नू के असाइनमेंट्स, इग्नू के छात्रों के अंतिम परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के बाद मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, जो मैं आप सबके समक्ष साझा करना चाहता हूं कि पीएससी में उत्तरों को कैसे लिखना चाहिए। हालांकि पीएससी एक प्रतियोगी परीक्षा है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाती है और एकेडमिक परीक्षाएं अलग होती हैं, लेकिन जहां तक उत्तर लेखन का संबंध है, इनको जांचने वाले एक एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं और यूनिवर्सिटी टीचर्स होते हैं। मेंस जब आप आंसर लिखें या आप उत्तर लेखन करें किसी अच्छी बड़ी परीक्षा के लिए, तो आपको कुछ 2 या 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 चीज़ों को हमने कैटेगराइज किया है। पहला है आपकी हैंड राइटिंग, ठीक है, जो सबसे पहली प्रायोरिटी है। सेकंड है आपका कंटेंट और उसकी फॉर्मेटिंग कैसी की है आपने। और तीसरा है ऑथेंटिक फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, 3 बातों को आप मोटे मोटे तौर पर समझने का प्रयास कीजिए, जो आपके आंसर राइटिंग को एक परफेक्ट मोड में, परफेक्ट कलीवर में लेके आएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको स्पष्ट कर दूँ कि तीनों पॉइंट को किसी भी एक स्टूडेंट को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात है हैंड राइटिंग। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रोफेसर्स और जो टीचर्स, जो एवेलुएटर्स होते हैं, उनकी साइकोलॉजी को भी एक आधार मान के आप सबको ये सुझाव देना चाह रहा हूँ, क्योंकि प्रोफेसर्स उन कॉपियों को जांचना पसंद करते हैं, प्रोफेसर्स उन कॉपियों को जांचने में दिलचस्पी रखते हैं जिसकी लिखावट बहुत सुंदर होती है, साफ़ सुथरा काम होता है, अक्षर और शब्द स्पष्ट रूप से पढ़ने योग्य होते हैं। तो पहली पॉइंट पे जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो है कि आपको अपने उत्तर लेखन के लिए अच्छी हैंडराइटिंग का प्रयास करना चाहिए, आपके हाथों से अच्छी हैंडराइटिंग निकल के आए। ठीक है, यहाँ अच्छी हैंडराइटिंग से मतलब कोई इस प्रकार की 5 स्टार या कोई बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं कि प्रिंटेड टाइप के जो लेटर्स होते हैं उसकी बात नहीं की जा रही है। यहाँ अच्छी हैंडराइटिंग से मतलब ये है कि आपके अक्षर आड़े तिरछे ना हों, आपके जो आप लिख रहे हैं उस लाइन में जो है वो सीधे आप लिखें, क्योंकि पीएससी की जो आंसर शीट होती है उसमें रूलिंग नहीं होती है, देयर इज़ नो रूल्स। जो लाइंस होती हैं वो नहीं होती हैं, ब्लैंक पेपर होता है, साइड से मार्जिन होता है और 1-1 इंच का, 1.5 इंच का जो है वो मार्जिन ब्लैंक रखा जाता है और उस लाइन के बीच में आपको जो है अपना आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो लाइनें आपकी सीधी लिखें, अक्षर आपके बिल्कुल एक शेप में रहें, एक जैसे इंक्लिनेशन पे रहें। ठीक है, अगर आप सीधे सीधे अक्षरों को लिखते हैं तो सीधे सीधे लिखिए, अगर आप टेढ़े स्टाइल में इटैलिक में लिखते हैं तो आप इटैलिक में लिखिए, लेकिन जो भी लिखेंगे आपके अक्षर बिल्कुल सधे हुए होंगे। ठीक है, हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होगी, कोशिश कीजिए उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, और जब आप लिखें तो एक आइडिया लेके लिखें कि आपके द्वारा जो लिखा जा रहा अक्षर है या जो शब्द है वो
प्रॉपर मार्जिन तक आके ख़त्म हो पाएगा। यदि आपको लगता है कि अक्षर बड़ा है, शब्द बड़ा है और वो उस लाइन पे नहीं आ पाएगा, तो आप डैश लगा के लाइन चेंज करके उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए। आंसर राइटिंग में जो आप लाइंस लिख रहे हैं उनके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए। बहुत ज़्यादा दूरी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी चिपकी चिपकी लाइनें नहीं होना चाहिए। वन पॉइंट अगर हम बात करें एम एस वर्ड के फॉर्मेट के हिसाब से अगर हम बात करें, तो नॉर्मल जो रूलिंग वाली कॉपी में हम लिखते हैं, रूलर वाली कॉपी में, वो लाइनें स्पेसिंग होना जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट माना जाता है। इसके अलावा आपके द्वारा जो लिखा जा रहा है, हैंड राइटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, आपके द्वारा जो लिखा जा रहा है वो व्यवस्थित होना चाहिए। मतलब उसकी एक 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 क्रम होना चाहिए उसमें। ठीक है ना। आप जो मतलब पढ़ने में उसको लगे कि हाँ, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। ठीक है। दूसरे पे पॉइंट पे हम आते हैं, वो है आपकी फॉर्मेटिंग। ठीक है। आपका कंटेंट कैसा है, फिर उसकी फॉर्मेटिंग कैसी है। फॉर्मेटिंग मतलब इन अ सेंस मीन्स आप किसी भी प्रश्न के उत्तर को पॉइंट वाइज लिखना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, या आप प्रश्न के हिसाब से उसमें निबंधात्मक शैली में लिख रहे हैं, आप बुलेट्स का यूज़ कर रहे हैं, आप वन लाइनर के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, या आप उसको जैसे हम कहते हैं कि एक थीमेटिक तरीके से आप उसको लिख रहे हैं। यहाँ पर आपके जो हैं वो चार्ट्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है। कंटेंट और फॉर्मेटिंग वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो फॉर्मेटिंग में आप जो भी टॉपिक पे आप आंसर लिख रहे हैं, यदि आपको उस विषय की अच्छी पकड़ है तो आप उस टॉपिक को कोशिश कीजिए थोड़ा सा चित्रात्मक शैली में आप उसे लिखें। इससे फ़ायदा ये होता है कि कॉपी जांचने वाले प्रोफेसर्स को आपके उत्तर को समझने में कि आपने उत्तर के बारे में सही जानकारी लिखी है, चार्ट के माध्यम से वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है। और प्रोफेसर्स इस चीज़ को लेकर आश्वस्त हो जाते हैं कि छात्र के द्वारा जो लिखा गया आंसर है वो पूरी तरीके से छात्र के समझ में आया है और वो इसके बारे में नॉलेज रखता है। ठीक है। इस कैटेगरी में अगर आप एग्ज़ाम्पल्स भी कोट करते हैं, आपके कंटेंट में यदि एग्ज़ाम्पल हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप किसी भी प्रश्न के उत्तर में जब आप आंसर लिखेंगे और उसमें यदि आप एग्ज़ाम्पल कोट करते हैं और फिर उसको अंडरलाइन कर देते हैं, तो ये चीज़ हाईलाइट हो जाती है। कहा जाता है कि यदि एकेडमिक्स में कोई टीचर या कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम्पल्स को समझने लगता है, तो ये माना जाता है कि वो टॉपिक उस स्टूडेंट्स को प्रॉपर समझ में आ चुका है। यही बात स्टूडेंट्स को के ऊपर भी लागू होती है, जो प्रोफेसर्स कॉपी चेक कर रहे हैं उनको कन्विंस करने के लिए कि आप इस टॉपिक के बारे में अच्छी और गहरी पकड़ रखते हैं, आपको अच्छे और श्रेष्ठ उदाहरण जो है प्रस्तुत करने चाहिए। ठीक। अंतिम पॉइंट है कि ऑथेंटिक फैक्ट्स एंड फिगर्स। लोक सेवा आयोग ये मान के चलता है कि आपको प्रशासनिक संबंधी मूलभूत जानकारी है। लोक सेवा आयोग ये मान के चलता है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आपको उसके बारे में बेसिक जानकारी है और आप फैक्ट्स फिगर्स से वाकिफ़ हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपके आंसर में प्रामाणिकता लाने के लिए, जबकि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, ठीक है, कॉपी बहुत सुंदर है, साफ़ सुथरी लिखी है, आपका स्ट्रक्चर जो है, जो कंटेंट है, जो फॉर्मेटिंग है आपके आंसर की, वो भी वेल प्लान्ड है, वेल सिस्टमेटिक है, लेकिन आपके आंसर में एविडेंस, आपके आंसर में तथ्य, आपके आंसर में वो ऐसी बातें जो प्रश्न के उत्तर में एक प्रामाणिकता लाती हैं, जो एविडेंस पेश करती हैं आपके आंसर के सपोर्ट में, वो होते हैं ऑथेंटिक फैक्ट्स एंड फिगर्स। सरकारी आंकड़े, सरकारी रिपोर्ट्स, किसी भी संस्था की कोई रिपोर्ट, कोई सर्वे, इस प्रकार से विधिवत तरीके से जो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को प्रस्तुत करेंगे, वो आपकी आंसर में प्रामाणिकता ला देंगे, आपकी आंसर में वजन आ जाएगा, मान के चला जाएगा कि आपने अपने आंसर के पक्ष में कुछ एविडेंस, कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भी हमें किसी भी टॉपिक को लेके उसके प्रमाणिक स्रोतों को कोट करना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पर्याप्त आंकड़े प्रस्तुत कर सकें। ठीक है। उदाहरण के रूप में यदि हम महिला सशक्तिकरण की बात करें, तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में केंद्रीय सरकार की योजनाएं कौन सी हैं, राज्य सरकार की योजनाएं कौन सी हैं, उन योजनाओं का नाम क्या है,
वो किस वर्ष लाई गई हैं, उनके उद्देश्य क्या हैं और उसमें किस प्रकार से तकनीकी आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। क्या वो कोई वित्त आधारित सहायता है या क्या वो किसी सामान या साजो-सामान की उपलब्धता को लेके कोई इस प्रकार की सुविधा देने की बात है। तो आप इस प्रकार से जो है इन सारी चीज़ों को मेंशन करेंगे, ठीक है? इसी प्रकार से जब किसी जनसंख्या को लेके बात होती है, तो 2011 का सेंसस आप वहाँ से कोट कर सकते हैं। किसी देश या किसी राज्य का लिंगानुपात है, साक्षरता है या पुरुष और महिलाओं की जनसंख्याओं का प्रतिशत पूछा है, तो ऐसे में आपको भारत जनसंख्या 2011 के सेंसस के आंकड़ों को प्रस्तुत करना होगा। तो हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि 3 चीज़ों का हमको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कोई एक प्रोफ़ेसर आपकी कॉपी जाँचने के बाद क्यों आपको अच्छे नंबर दे, उसके पीछे ये 3 बैलेंस्ड फैक्टर्स होते हैं। पहला मैं आपको बता चुका हूँ, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होना चाहिए, फ़र्क पड़ता है। देखिए फ़र्क पड़ता है, ठीक है? फ़र्क पड़ता है हैंडराइटिंग का, ठीक है? ये बात आप भी जानते हैं। एटलीस्ट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है प्रोफ़ेसर्स के ऊपर। एक बेहतरीन कॉपी जिसकी राइटिंग अच्छी हो, कंटेंट अच्छा हो और फैक्ट्स फिगर्स हों, दे अचीव गुड मार्क्स। सेकंड है आपकी फॉर्मेटिंग अच्छी हो, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, डायग्राम्स होने चाहिए, पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। जहाँ आपको डिस्क्रिप्शन देना है वहाँ निबंधात्मक शैली में लिख सकते हैं। जहाँ फैक्ट्स फिगर्स ज़्यादा शो करने हैं वहाँ पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज़ दैट आपको तथ्य प्रस्तुत करने हैं, गवर्नमेंट ऑथेंटिक आंकड़े आपको प्रस्तुत करने हैं और फिर उनका स्रोत भी आपको बताना है कि आपने उनको कहाँ से पढ़ा है। यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आप एक बेहतरीन उत्तर लेखक हो सकते हैं। आप किसी भी परीक्षा को बहुत बेहतरीन तरीके से पास कर सकते हैं, अच्छे नंबर क्लेम कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। ये बात दोनों परीक्षाओं में लागू होती है, यूपीएससी में भी और एमपीपीएससी या यूपीपीसीएस या जो भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उनके मेंस में, ठीक है? तो इस प्रकार की यदि आपको कुछ और एकेडमिक सहायता चाहिए है, चूँकि मुझे अनुभव है, विश्वविद्यालय में मैं सेवाएं दे चुका हूँ अपनी, आप इसका लाभ ले सकते हैं। आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट्स नंबर्स हैं वो मैं आपको शेयर कर दूँगा इस वीडियो लिंक के साथ में। थैंक यू सो मच।